Very good morning, dear all. Welcome to the bio classes. In previous video, we have learned about the cell cycle and mitosis. In today's video, we will learn some basic things about the meiosis or meiotic cell division. ठीक है, पहले हम लोग सारे स्टेप्स का नाम लिख लें एक जगह कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं meiotic cell division में. So these are the different steps of meiotic cell division or meiosis. Mitosis एक ही स्टेप में होता है, लेकिन meiosis इसमें दो लगातार डिवीजन होता है ना. जो सेल साइकिल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, तो उस क्लास में हम लोग देखे कि एम फेज था, उसके बाद G0, G1, S, G2, फिर एम फेज, है ना. क्लियर. तो meiosis में क्या होता है कि इसमें सिंथेटिक फेज तो एक ही बार होता है, लेकिन डिवीजन वाला फेज दो बार हो जाता है. ठीक है, एक को बोल दिए meiosis 1 और दूसरा हो जाता है meiosis 2. यानी कि सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन, सारा स्टेप एक बार, लेकिन सेल डिवीजन लगातार दो बार. क्लियर. इस लगातार दो बार होने के कारण क्या होता है कि एक ही मदर सेल से 4 डॉटर सेल बन जाते हैं और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो आधा हो जाता है. जितना भी पेरेंट सेल में रहा हो, मदर सेल में रहा हो, उसका जस्ट हाफ हो जाता है. ठीक है. मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और डॉटर सेल में n से रिप्रेजेंट करेंगे. 2n को बोलेंगे डिप्लॉयड और n को बोलते हैं हैप्लॉयड. एज फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग का बात किया जाए तो ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, लेकिन जो हैप्लॉयड सेल होगा उसमें 23 रह जाएंगे. और हैप्लॉयड सेल दे आर द गैमेट्स. यानी कि meiosis का फॉर्मेशन किस लिए हो रहा है? गैमेट के फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. क्लियर. गैमेट मेल गैमेट भी होता है, फीमेल गैमेट भी होता है. तो मेल गैमेट में भी, मेल में भी गैमेट का फॉर्मेशन meiosis के थ्रू, फीमेल में भी गैमेट का फॉर्मेशन meiosis के थ्रू. दोनों में स्टेप्स होंगे सेम. ठीक है. बस मेल में बनेगा मेल गैमेट, ह्यूमन का बात करें तो स्पर्म, फीमेल में बनेगा फीमेल गैमेट, ह्यूमन का बात करें तो ओवम. डन. चलिए, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस. एक बार सारा नाम एक साथ पढ़ लेते हैं हम लोग. meiosis 1 देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. जो माइटोसिस में था वही तो इसमें भी है, लेकिन इसमें 1 और 2 कर दिए बेसिक चीज. इसके बाद इसके प्रोफेज में देखा जाए तो इसके प्रोफेज में 5 और सब स्टेप्स आ गए. ठीक है. प्रोफेज काफी लॉन्ग फेज होता है इसके meiosis 1 का, जिसमें कि 5 डिफरेंट स्टेज और है. प्रोफेज का पहला स्टेप होता है लेप्टोटिन, दूसरा स्टेप जाइगोटिन, तीसरा पैकेटिन, चौथा डिप्लोटिन और पांचवा डायकाइनेसिस. ये 5 स्टेप होते हैं प्रोफेज 1 के. गॉट इट. यानी कि लॉन्गेस्ट फेज meiosis में कौन सा हो गया? प्रोफेज, जो कि 5 सब स्टेप में जाकर के पूरा होता है. क्या क्या होता है इन सभी में हम लोग देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करके. लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस. इसके बाद मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1. ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आ जाता है प्रोफेज 2. इसमें फिर सब फेज नहीं है, सिर्फ प्रोफेज 2 ही होता है. फिर मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. अगर meiosis 2 का बात किया तो ये दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू माइटोसिस. ठीक है. जैसा माइटोसिस हम लोग देखे थे, कुछ वैसा ही मिलता जुलता टाइप का इसमें रह जाता है. ठीक है. बहुत अधिक ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत अधिक फर्क नहीं है दोनों में. क्लियर. तो नाउ लेट्स स्टार्ट meiosis फर्स्ट. क्या होता है समझते हैं उसे. चलिए, तो meiosis फर्स्ट का पहला स्टेप है प्रोफेज फर्स्ट, है ना. इसी प्रोफेज फर्स्ट को हम लोग समझ रहे हैं. प्रोफेज फर्स्ट में पहला स्टेप है लेप्टोटिन. तो लेप्टोटिन में क्या होता है ये तो हम लोग शुरुआती की. शुरुआत में सेल कैसा है? तो एक सेल है, अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, सेंट्रियोल है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जिसको हम लोग नहीं बनाए हैं क्योंकि हमारा काम न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट होता है. तो बाकी को हम लोग इग्नोर कर दिए यहाँ पे. ठीक है. तीसरे में हमारे सेल थे. अब अगर वो meiosis की ओर अग्रसर है, meiosis वो करना चाहता है, तो पहला स्टेप होगा लेप्टोटिन. लेप्टोटिन में क्या होता है? एकदम धीरे धीरे इसमें काम होते हैं सारे के सारे. ठीक है. ये जो सेंट्रियोल था ये अभी
डिवाइड होना शुरू हो चुका है, ठीक है, डिवाइड होकर के अपोजिट पोल की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अभी ये डिसअपियर नहीं हुए हैं, ये अभी पाए जा रहे हैं, ठीक है। जो क्रोमैटिन नेटवर्क कंप्लीटली डीकंडेंस्ड फॉर्म में था, अब ये कंडेंस होना शुरू हो गया है, यानी कि धीरे धीरे ये छोटा हो रहा है, ठीक है। तो लिप्टोप्टेन में इतना ही होता है, अभी ये क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होने लगा, तो जो उलझा हुआ थ्रेड दिख रहा था अब ये अलग अलग छोटा छोटा थ्रेड के रूप में दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप जाइगोटिन में क्या होता है। चलिए, तो लिप्टोप्टेन में ये कंडेंस होना शुरू हुआ था और जाइगोटिन में एक कंप्लीटली कंडेंस हो चुका है। अब ये क्रोमोसोम ग्रुप में विजिबल है। जब क्रोमोसोम ग्रुप में विजिबल है तो इसमें से मैटरनल और पैटर्नल मीन मम्मी का क्रोमोसोम, पापा क्रोमोसोम, फादर का क्रोमोसोम, मदर का क्रोमोसोम, ठीक है, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें से एक डार्क से रिप्रेजेंट किया और एक लाइट से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इस डार्क लाइट ये दोनों हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि अगर डार्क वाले को हम फादर का बोले तो ये लाइट वाला मदर का क्रोमोसोम, ठीक है। डार्क वाला फादर का, लाइट वाला मदर का। हम लोग बोल रहे हैं खाली, ऐसा नहीं कि फादर का डार्क होता है और मदर का ये होता है क्योंकि पापा हमारे काले हैं, मम्मी हमारी गोरी है ऐसा नहीं, बस हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि दो अलग अलग प्रकार का दिखे, इसीलिए ये डार्क और एक लाइट कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करें, है ना। किस प्रकार से होमोलोगस क्रोमोसोम का यहाँ पे पेयरिंग हो गया, जोड़ा लग चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी है, न्यूक्लियोलस अभी भी है, सेंट्रियोल बिल्कुल दो पोल की तरफ पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, जाइगोटिन में एक ही चीज हुआ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद नेक्स्ट स्टेप पैकेटिंग, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट काम होता है, समझते हैं वो क्या है। चलिए, तो जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ था। पैकेटिंग नेक्स्ट स्टेप, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्या बोलेंगे इसको, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्या हो रहा है क्रॉसिंग ओवर में, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना, अगर ये डार्क वाला फादर का बोले थे, तो इस डार्क वाले के ऊपर मदर का क्रोमोसोम क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मिल रहा है। इन सेम वे यहां पे भी देखा जाए तो कुछ वैसा ही एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहा है। हम लोग दिखाएं कि ये सिंगल ऊपर में एक ही क्रोमेटेड क्रोमोसोम, क्रोमेटेड में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इट में भी कि दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह पे हो, ठीक है। हम लोग ऊपर दिखाएं, ये बीच में, यहां किसी भी रीजन में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज ये क्रोमेटिड्स को मानते हैं हम लोग, तो क्रोमोसोम यहां भी ओवरलैप कर सकते हैं दूसरे, यहां भी कर सकता है और यहां भी कर सकता है, समझ रहे हैं बात को। तो किसी भी जगह पे डिफरेंट पोजीशन हो सकते हैं ये क्रॉसिंग ओवर होने के। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेप, पैकेटिंग। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अभी तक देख रहे हैं कि सारा कुछ वैसे ही इंटैक्ट है, यानी कि ये सारा काम न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है, राइट। अभी तक न्यूक्लियस के अंदर ही है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं आया है, क्लियर। चलिए, जाइगोटिन के बाद पैकेटिंग। देखिए, पैकेटिन के बाद नेक्स्ट स्टेप है डिप्लोटिन, ठीक है। दोनों का डायग्राम देखा जाए तो लगभग एक जैसा ही दिख रहा है। तो फर्क क्या है, क्यों दो स्टेप बनाए, तब पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर शुरू होता है, यानी कि इसमें जाकर के भी ऐसे अटैच हुआ, ठीक है। डिप्लोटिन में वो क्रॉसिंग ओवर एकदम से कंप्लीट हो जाता है और वो एक्स शेप का, ऐसा लगता है कि एक दूसरे पर क्रॉस किया हुआ है, एक्स शेप का दिखता है ये। और यहां पे इसको हम लोग नाम दे देते हैं इसको क्याजमाटा, ठीक है। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसको क्या नाम दिए हैं, क्याजमाटा। तो क्रॉसिंग ओवर इज मोर प्रोमिनेंटली विजिबल इन ड्यूरिंग डिप्लोटिन, क्योंकि इसमें ये और भी ज्यादा कंडेंस हो गया है, जितना बड़ा इसमें था इससे कहीं और ज्यादा ये कंडेंस हो चुका है। कंडेंस हो जाएगा, ज्यादा बढ़िया से दिखेगा हमको और बढ़िया से विजिबल होगा। तो ये जो क्याजमाटा है ये डिप्लोटिन में विजिबल होता है बढ़िया तरीके से, यानी कि क्रॉसिंग ओवर ज्यादा बढ़िया तरीके से विजिबल हो सकता है डिप्लोटिन के दौरान, लेकिन होता है किस पर, पैकेटिन के दौरान। इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो चलिए, अब डिप्लोटिन के बाद अगला स्टेप है डायकाइनेसिस। चलिए, तो डायकाइनेसिस में क्या होता है,
तो डिप्लोटिन में देखे कि भाई अभी तक क्रोमोसोम जो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर था, न्यूक्लियोलस भी विजिबल था। डायकाइनेसिस में ये डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि डायकाइनेसिस इज मच सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, क्लियर। माइटोसिस में प्रोफेज में देखे थे ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो रहा था, ये कंडेंस होना शुरू हो रहा था। तो ये कंडेंस फंडेंस होने का काम पहले हो चुका है और ये डिसअपियर होने का काम अभी हो रहा है किस फेज में? डायकाइनेसिस वाले फेज में। डन यहां तक? तो ये हो गया प्रोफेज के स्टेप, प्रोफेज 1 के स्टेप। अब देखते हैं मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में क्या क्या होगा। तो चलिए, प्रोफेज हो गया था। मेटाफेज में क्या होता है? तो जैसे मेटाफेज माइटोसिस में था वैसे ही मेटाफेज 1 इसमें है। इसमें भी क्रोमोसोम का अलाइनमेंट हो चुका है इक्वेटोरियल प्लेट के पास, लेकिन यहाँ पे वो जो क्रोमोसोम है ना, ये अभी तक उसी रूप में है जो एक बार फंस चुके थे दोनों क्रॉसिंग ओवर के दौरान, अभी तक उसी रूप में है। ठीक है, तो ये बाइवैलेंट के रूप में या टेट्राड के रूप में यहाँ पे पाए जाएंगे। क्लियर? बाइवैलेंट मीन्स होमोलोगस पेयर, टेट्राड मीन्स इसमें चारों के चारों हैं अभी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे अलाइनमेंट हो चुका है मेटाफेज के दौरान। एनाफेज के दौरान क्या होगा? तब इसका सेपरेशन। अब देखिए, इधर से अगर इसको अटैच किए हुए है स्पंडल फाइबर, इसको यहां से खींचेगा तो इसके ऊपर क्याजमाटे के ऊपर जोर पड़ेगा और क्याजमाटे यहां से ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो देखिए ये इस प्रकार से है ना, ऐसे अब ये ऐसे खींचना शुरू होगा। ठीक है, तो खींचने के कारण जो इसका ये हिस्सा था ये इसके साथ अटैच होकर आ जाता है, इसका ये हिस्सा इसके साथ जुड़ करके आ जाता है, टूट जाता है और टूट करके बट जाता है, जिसके कारण फादर का थोड़ा सा सेगमेंट मदर के क्रोमोसोम पे और मदर का थोड़ा सा सेगमेंट फादर के क्रोमोसोम पे चला जाता है और इस प्रकार से क्रोमोसोम हमारा विजिबल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ये जो हिस्सा था, अब ये हिस्सा किसमें आ चुका है? इसमें। इसका जो डार्क वाला हिस्सा था, ये डार्क वाला हिस्सा चला गया इसमें। इन सेम वे यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर क्रोमोसोम लाइट से रिप्रेजेंट किए थे, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, इसका जो डार्क वाला हिस्सा था, ये डार्क वाला हिस्सा ब्रेक होकर के इसमें आ गया, इसका लाइट वाला हिस्सा ब्रेक होकर के इसमें चला गया। इस प्रकार से क्रोमोसोम खींचते हुए कहां जा रहे हैं? अपोजिट पोल की ओर। ठीक है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। चलिए, एनाफेज के बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा? टीलोफेज। चलिए नाउ, एनाफेज 1 के बाद अगला स्टेप है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 बिल्कुल जैसे माइटोसिस में टीलोफेज हुआ था वैसा ही होता है, और ये इस तरफ अपने पोल की ओर, ये क्रोमोसोम इस तरफ अपने पोल की ओर आ गया। अपने पोल की ओर आने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब रीअपेयर होने शुरू हो जाते हैं। थोड़े वक्त के लिए ये डिकंडेंस भी हो जाता है और इस प्रकार से 2 सेल का फॉर्मेशन भी हो चुका है। ठीक है, क्लियर? अब यहीं पे सेल रुकता नहीं है, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एक मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दोबारा डीएनए सिंथेसिस होने के पहले ये तुरंत मियोसिस 2 में इंटर कर जाएगा। मियोसिस 2 में फिर से वो चारों स्टेप होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो चलिए एक और वो बहुत हद तक सिमिलर होता है बिल्कुल माइटोसिस की तरह, तो देखते हैं उसको अब वो कैसे हो रहा है। प्रोफेज 1 के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका था और 2 सेल बन चुके थे। अब मियोसिस 2 शुरू हो रहा है। मियोसिस 2 का पहला स्टेप प्रोफेज 1, तो हम लोग दोनों सेल को लेकर के चलेंगे एक साथ में, है ना। इसमें वही कंडेंसेशन शुरू हो चुका है और जैसा दिख रहा था हमारा क्रोमोसोम फिर से उसी रूप से दिखना शुरू हो चुका है, यानी कि में फादर क्रोमोसोम कुछ ज्यादा है, मदर का थोड़ा सा हिस्सा, इसमें मदर क्रोमोसोम कुछ ज्यादा है, फादर का थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है, इस प्रकार से एक्चुअली ये इसमें नहीं, इसमें कर्ड होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर रहा है। इसके बाद जो सेंट्रियोल थे वो दोनों पोल की ओर चले गए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे माइटोसिस में होता था। ठीक है, मेटाफेज 2 में ये जो क्रोमोसोम है ये अलाइन हो चुके हैं इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर और विशेष कोई काम हुआ नहीं है। एनाफेज में क्या होंगे? फिर से वापस जैसे
माइटोसिस में हुआ था वैसे ही एनाफेज में ये डिफरेंट पोल की ओर खींचने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण ये ब्रेक हो जाएगा दूसरे से और ये सेपरेट कर जाएगा। समझते हैं उसको भी एक डायग्राम। चलिए अब मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2। अब ये दो सेल लोग ऐसे दिखा रहे थे, इसी को हम इसको यहां कर दिए और इस सेल को हम नीचे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फिर से वैसे ही स्पंडिल फाइबर स्ट्रेच होता है, छोटा होने लगता है और ये जिसके कारण खिंचाव पैदा होगा और ये सेंट्रोमियर से ब्रेक कर जाएगा। जो यहाँ पे सेंट्रोमियर से अटैच थे ना, अब ये वाला हिस्सा इस तरफ जा रहा है और ये वाला हिस्सा इस तरफ आ रहा है। ये हिस्सा इस तरफ से खींचते हुए आ रहा है, ये वाला पार्ट ऐसे खींचते हुए आ रहा है और ये वाला पार्ट ऐसे खींचते हुए जा रहा है। क्लियर है बात? इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एनाफेज में वही स्टेप फिर से रिपीट हो रहा है। लास्ट में है टीलोफेज। क्लियर? टीलोफेज में क्या होगा, एक ही बार में हम सारा सेल बना देते हैं कैसे कैसे। चलिए इसके बाद एनाफेज में खींचना शुरू हुआ था, टीलोफेज में देख रहे हैं कि वो ये हिस्सा अपना एक पार्ट बन गया और अपना एक न्यूक्लियस तैयार कर लिया है। ये हिस्सा इस पोल की ओर गया है, अपना एक न्यूक्लियस तैयार कर लिया है, बिल्कुल मेटाफेज की तरह। इस प्रकार से ये सेल दो में डिवाइड हुआ। हम लोग यहाँ पे टीलोफेज और साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस दोनों हम लोग दिखा दिए कि हम लोग थोड़ा सा और टाइम दें। ठीक है, तो इस टीलोफेज में देख रहे हैं साइटोकाइनेसिस के बाद ये टोटल कितने डॉटर सेल बन गए हैं, 4 डॉटर सेल बन गए हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें हम लोग मियोसिस समझे, इसके पहले वीडियो में माइटोसिस समझे थे। इस प्रकार से हमारा सेल डिवीजन हो जाता है कंप्लीट। If you have any doubt, you can ask me anytime on my number. Bye bye. Take care.